नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी, क्लिनिकल गुरुजी से। हमने कार्डियोलॉजी पे एक लेक्चर सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने चेस्ट पेन, उसके कार्डियक कॉजेज, उसके नॉन कार्डियक कॉजेज सब डिस्कस किए थे। फिर एक लाइव क्लास की थी जिसमें कि हम एंजाइना, एमआई और उसके टाइप्स सब डिस्कस कर रहे थे। और वो लाइव क्लास चलते चलते अचानक लाइट चली गई। वो लाइट गई तो वो कार्डियोलॉजी की सीरीज 6 महीने तक अटकी रही। अब उस सीरीज को हम दोबारा स्टार्ट करेंगे और अब हम उसमें ईसीजी, फिर आगे इन्वेस्टिगेशन और फिर आगे ट्रीटमेंट पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब उस सीरीज का ये छठा लेक्चर है जिसमें कि आज हम ओपीडी में ईसीजी को कैसे रीड करना वो पढ़ेंगे। देखो, ओपीडी में जब मरीज आता है तो वो अलग तरह के सिम्टम लेके आता है। आईसीयू में जब मरीज लैंड अप करता है तो वो अलग स्थिति में आता है। ओपीडी का मरीज यूजुअली एमआई नहीं निकलता, वो एंजाइना वाले ज़्यादा होते हैं, पर कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। ओपीडी का मरीज आता है तो उसके ईसीजी अक्सर नॉर्मल निकलते हैं। तो वही सारे डिफरेंसेस, वही सारी चीज़ें अब हम सीखेंगे आज। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। तो जब व्यक्ति ओपीडी में ईसीजी लेके आता है तो कैसा आता है? अक्सर क्या होगा कि कोई 50-55 साल का आदमी है, आप क्लिनिक लेके बैठे हुए हो, आपकी जीपी चल रही है। अब वो आएगा शाम को 7-7:30 बजे, नंबर लगा के बैठा है कि साहब सुबह थोड़ा सा सीने में दर्द हुआ था या कभी कभी चलता हूँ तो दर्द होता है। जिसको बहुत सीवियर पेन होता है, जो वाकई बहुत सीरियस हालत में होता है, वो ओपीडी में दिखाने नहीं जाता। यूजुअली वो सीधा अस्पताल ही पहुँचता है। पर फिर भी ओपीडी में भी आपको पकड़ना आना चाहिए। कई बार साइलेंट एमआई हो जाते हैं कि एसटी एलिवेशन है, पेशेंट को आइडिया ही नहीं है, वो घूम फिर रहा है। तो ओपीडी में आपको काम का पकड़ना आना चाहिए कि हाँ, इस पेशेंट को अपने को यहाँ ट्रीट नहीं करना है, इसको जल्दी से रवाना करना है हमको। तो ओपीडी में एसीएस कैसा दिखता है वो आज हम देखेंगे ईसीजी में। तो ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक 50-55 साल के अंकल जी आए हैं और आके कह रहे हैं कि साहब आज सुबह से सीने में थोड़ा दर्द हो रहा है, पहले मुझे लगा गैस है तो मैंने एसिलॉक खा ली, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो वैसे ही चलाता रहा, थोड़ा सा मसलने से आराम पड़ा, पर अभी भी मुझे दर्द तो हो ही रहा है। अब आपको भी टेंशन है कि कहीं इसको एमआई तो नहीं है। तो क्या करेंगे, उस अप्रोच पे आज हम बात करेंगे। मैं इसमें बहुत डिटेल्ड ईसीजी नहीं पढ़ाऊंगा आपको। बहुत डिटेल्ड ईसीजी मैंने ईसीजी कोर्स में पढ़ा रखा है। 2 ईसीजी कोर्स हैं, एक बेसिक है, कंप्लीट है। कंप्लीट में और ज़्यादा अंदर जाके पढ़ाया जाएगा, पर यहाँ हम सिर्फ काम का सीखेंगे कि ओपीडी में हमको 4-5 चीज़ें क्या देखनी है कि अगर इनमें गड़बड़ है तो तुरंत पेशेंट को रवाना करो और कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर कर दो। तो शुरू करते हैं। अगर ओपीडी में आपके पास पेशेंट आया है, आपने देखा उसको चेस्ट पेन है। अब ओपीडी में भी यदि वो एमआई वाला होगा तो उसके लुक से आपको आइडिया हो जाएगा। जो वाकई एक्यूट एमआई में पेशेंट है ना, उसका चेस्ट पेन एकदम सीवियर टाइप का, छाती के बीच में कट्ठा दबता सा, उसको फील होगा कि जैसे किसी ने पत्थर रखा हुआ है। यूजुअली वो ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, वो कहेगा साहब सीने में भारी भारी सा लग रहा है। वो भारीपन कहेगा, वो दर्द भी नहीं कहेगा। जो दर्द कह रहा है ना, चांस कम है कि उसको दर्द हो, उसको एमआई हो। ठीक। अब आपके पास पेशेंट आया ओपीडी में, आप उसका ईसीजी करने गए। अगर आपके पास ओपीडी में ईसीजी की मशीन नहीं है तो एक रेडियो वाली जो छोटी मशीन आती है वो रख लो। अगर आप छोटे शहर में प्रैक्टिस करते हो या कहीं भी ऐसे कस्बाई जगह पे प्रैक्टिस करते हो तो एक छोटी रेडियो टाइप की जो मशीन आती थी पुरानी, वो रख लो। कहीं से सेकंड हैंड मिल जाए तो रख लो। बहुत सारे अस्पताल आजकल डिस्कार्ड कर रहे होते हैं। यदि उससे बेटर रख सकते हो लाख रुपए वाली तो और अच्छा, पर एक छोटी मशीन रखने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको वहीं डायग्नोसिस मिल जाता है, दूसरे आप पेशेंट को चार्ज कर सकते हो उस चीज़ का। मान लीजिए आपने 10-20-25 हज़ार की खरीदी भी है तो ओवर 6 मंथ्स आपका इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा। तो एक ईसीजी मशीन हुई, एक ग्लूकोमीटर हुआ, एक नेबुलाइजर हुआ, एक यूरिन का डिपस्टिक हुआ, ये 4-5 चीज़ें आपके पास रखी हों तो आपको डायग्नोसिस बनाना ईजी है। और आप उसको पेशेंट को ऑब्वियसली हमेशा चार्ज कर सकते हो। पेशेंट को भी होता है कि हाँ, वहाँ पे जाके साहब पेशाब की जांच हो जाती है, वहाँ पे ईसीजी हो जाता है, वहाँ पे ये तमाम तरह की जांचें की जा सकती हैं। तो अब आपने ईसीजी किया, आपने अपनी रेडियो वाली मशीन से उस पेशेंट का ईसीजी किया। अब ईसीजी में आपको देखना क्या क्या है। अपन मान के चलते हैं कि ऊपर उसमें रिपोर्ट नहीं निकल रही है। जो बड़ी कंप्यूटराइज्ड मशीनें हैं उसमें तो रिपोर्ट आ जाएगी। रेडियो वाली मशीन में पट्टी निकलती है ईसीजी की। जब हम प्रैक्टिस करते थे करीब 20-22 साल पहले, तो वो रेडियो वाली मशीन होती थी, उसको छाती की पट्टी कहते थे। गाँव वाले मरीज को हम कहते थे कि छाती की पट्टी करा ले। तो आपने छाती की पट्टी करी, अब आप उसमें देखोगे क्या क्या। आप उसका देखोगे रेट कैसा है, क्यूआरएस ब्रॉड है कि नैरो है,
आप देखोगे उसको एक्टोपिक तो नहीं आ रही है, आप देखोगे कि उसको एसटी सेगमेंट एलिवेटेड या डिप्रेस्ड तो नहीं है, और आप देखोगे कि उसका टी वेव एबनॉर्मल तो नहीं है। आपको बस ये 5 चीजें देखनी है। अगर इनमें ग्रॉस एबनॉर्मेलिटी लग रही है तो तुरंत उस पेशेंट को रवाना करो। अगर ये 5 चीजें आपको मोटे तौर पे देखने में ठीक लग रही हैं, तब फिर आप सोचो कि हाँ इसको और क्या हो सकता है और क्या कॉजेस हो सकते हैं, या इसको अपने को आगे कैसे प्रोसेस करना है। पर इनमें अगर कोई बड़ी गड़बड़ दिख रही है तो इसको तुरंत रवाना करना है। प्रैक्टिस में सबसे पहले यही आना चाहिए कि किस पेशेंट को होल्ड करना है और किसको रवाना करना है। 1 बाय 1 हम देखेंगे। अगेन मैं आपको पूरा ईसीजी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ कुछ तरीके सिखाऊंगा कि इनसे अपने को रूल आउट करना है। यही ईसीजी जब आईसीयू में मरीज पहुंचेगा तो दूसरे तरीके से देखेंगे, वो एक अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा। यहाँ ओपीडी का ईसीजी। तो ओपीडी में आपके पास मरीज आया, आपने उसका ईसीजी किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ईसीजी की वेव्स के नाम आते होंगे, पी क्यू आर एस टी, पर फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि ये आपकी पी वेव है। पी वेव मतलब जो एट्रिया के डीपोलराइजेशन से बनती है। याद रखें ईसीजी इलेक्ट्रिक इवेंट है, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं, हार्ट का मूवमेंट नहीं, सिर्फ डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। तो पी वेव कैसे बनी? एट्रिया से बनी। क्यू आर एस कैसे बना? वेंट्रिकल से बना। एस से लेके टी तक का सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। और टी वेव कैसे बनी? रीपोलराइजेशन से बनी। ये आपको आता है, हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो ईसीजी की पट्टी आपके पास निकल के आई है, ऊपर आपको रेट लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, पर फिर भी आपने पेशेंट की पल्स पकड़ के देखी थी। आपको 2 चीज़ें पता है। आपको पता है कि उसका हार्ट रेट किस रेंज में चल रहा होगा। आपको उसको ईसीजी से कंपेयर करना है कि उसका हार्ट रेट क्या चल रहा होगा अभी। दूसरे, आपको वहीं पल्स पकड़ते में मिस्ड बीट्स भी मिल गई होंगी। अगर उसको एक्टोपिक्स आ रही है तो आपको उन्हें कंफर्म करना है ईसीजी में। तो आप अपने क्लिनिकल डायग्नोसिस को ईसीजी से कंफर्म कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? आपके सामने पट्टी आई, आपको देखना है कि इसमें हार्ट रेट कितना है। आपको नहीं मेजर करना आता, कोई बात नहीं, अपन एक छोटे से तरीके से सीख लेंगे। ईसीजी में 2 तरह की लाइनें होती हैं, एक मोटी लाइन होती है, एक बारीक लाइन होती है। ये वाली लाइन को देखोगे तो ये मोटी लाइन है, और इसके जो अंदर लाइन है ये सब बारीक बारीक लाइनें हैं। तो ये मोटी लाइन का एक बॉक्स होता है, 1 बिग बॉक्स। हमें गिनना है कि ईसीजी की 2 लकीरों के बीच में कितने बिग बॉक्स आ रहे हैं, इसके और इसके बीच में कितने बिग बॉक्स हैं, ये हमको गिनने हैं। कैसे गिनेंगे? ये पहला बिग बॉक्स, ये दूसरा बिग बॉक्स, ये तीसरा, चौथा और 5वां। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होना चाहिए इंसान का? 72 नहीं होता, हाँ, 60 से लेके 100 के बीच में। 60 से 100 का हार्ट रेट होना चाहिए। कैसे गिनेंगे? अगर 3 बक्से से लेके 5 बक्से तक हैं 2 ईसीजी की वेव्स के बीच में, 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में, तो सब ठीक है। मतलब 3, 4 या 5 बक्से हैं तो ठीक है। 6 या उससे ज़्यादा है तो टेंशन, 3 या उससे कम है तो टेंशन। फिर से गिनेंगे बॉक्सेस, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और 5 बॉक्स। 5 बॉक्स अगर आपके इसके बीच में है तो 3 से 6, 3 से 5 के बीच में है, ठीक है, नॉर्मल है हार्ट रेट। और कुछ नहीं सीखना, 100, 120, 130 कुछ नहीं हो तो आपने पल्स पकड़ के वैसे भी देख लिया। अगर 3 बॉक्सेस से कम है, हार्ट रेट 150 के आसपास चल रही है, 2 बॉक्स हैं, टेंशन की बात। 1 ही बॉक्स है, बहुत टेंशन की बात। अगर 5 से ज़्यादा 6 बॉक्स हैं, 7 बॉक्स हैं, बहुत टेंशन की बात। तो आपको बॉक्सेस गिनने हैं 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में, ईसीजी की 2 वेव्स के बीच में। अगर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 3 से 5 के बीच है, बहुत ही अच्छा है। अगर 3 से कम है, टेंशन। 5 से ज़्यादा है, टेंशन। ठीक। अगर आपने रेट देख लिया, रेट ठीक है, आगे की स्टेप पे चलते हैं। अगली स्टेप में आप क्या देखोगे कि इस पेशेंट को कहीं एक्टोपिक्स तो नहीं आ रही। अब एक्टोपिक का मतलब क्या होता है कि हार्ट अपना नॉर्मल बीटिंग करते करते अचानक एक एबनॉर्मल बीट उसमें फेंक दे, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोपिक बीट। तो एक्टोपिक बीट हमको पल्स में पता चलती है मिस्ड बीट के नाम से, कि सब ठीक चल रहा था, बीच में एक बीट गायब हुई, फिर उसके बाद ठीक चलने लगा, फिर एक बीट गायब हुई। ये पल्स में मिस्ड बीट मिली, वही की वही चीज़ आपको मिलेगी एक्टोपिक के फॉर्म में ईसीजी में। कैसी दिखेगी ईसीजी में एक्टोपिक? अगेन हमें बहुत ज़्यादा ईसीजी नहीं सीखना, हमें ये समझ में आएगा कि ये सारी वेव्स एक जैसी हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, ये एबनॉर्मल है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। हमें कोई वीपीसी एपीसी कुछ नहीं सीखनी। भाई ज़्यादा सीखनी होगी तो हम ईसीजी कोर्स में पढ़ लेंगे। ओपीडी के डॉक्टर को इतना आना चाहिए कि
नॉर्मल वेव्स के बीच बीच में बड़ी बड़ी एबनॉर्मल वेव्स आ रही है, मतलब एक्टोपिक्स हैं, मिस्ड बीट्स हैं। अब अगर आपके पेशेंट को चेस्ट पेन है और मिस्ड बीट्स हैं तो ये घबराने की बात है। क्यों? क्योंकि ये मिस्ड बीट्स बढ़ के जानलेवा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कर सकती हैं। जैसे अगर ऐसी खूब सारी मिस्ड बीट्स एक साथ आने लग गई तो यही आपके पेशेंट को वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो सकता है, उसको मरने में 5 मिनट लगेगा। तो अगर आपके पेशेंट को खूब सारी एक्टोपिक्स आ रही हैं, उसको बोलो कि भैया बड़ा अस्पताल उधर है, जल्दी से जाओ, मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दूंगा, वो तैयारी रखेंगे तुम्हारे लिए। ठीक? तो आपने सबसे पहले रेट देखा कि फास्ट है कि स्लो है। अगर बहुत फास्ट नहीं है, बहुत स्लो नहीं है, नॉर्मल है, अगली स्टेप आपने देखी कि इसको एक्टोपिक्स तो नहीं आ रही, मिस्ड बीट्स तो नहीं है। पल्स में भी आपने देखा था, ईसीजी में भी आपने देख लिया। अगर उसको मिस्ड बीट्स हैं, शिफ्ट करो, नहीं है तो अगली स्टेप पे चलेंगे। अगली स्टेप में हम देखेंगे एसटी सेगमेंट। अब एसटी सेगमेंट के लिए आपको पहले थोड़ा सा क्यूआरएस समझ में आना चाहिए, बेस लाइन समझ में आनी चाहिए और जे पॉइंट समझ में आना चाहिए। एक एक करके देखते हैं। तो ईसीजी में सबसे पहली जो वेव बनती है वो होती है पी वेव, वो बनती है एट्रिया के डिपोलराइजेशन से। फिर बनता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को नैरो होना चाहिए, दुबला होना चाहिए, 120 मिलीसेकंड से छोटा होना चाहिए। पर मिलीसेकंड नहीं नापेंगे, देखने में समझ में आता है कि ये क्यूआरएस नैरो है कि वाइड है। अगर आप खूब सारे ईसीजी देख लोगे तो आपको कोई नापना नहीं पड़ेगा, सीधे आप समझ में आएगा कि ये क्यूआरएस नैरो है या वाइड है। तो आपने उसका क्यूआरएस देखा, नैरो है कि वाइड है। अच्छा, इसी क्यूआरएस के एंड पे एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं जे पॉइंट। ये जे पॉइंट होता है एसटी सेगमेंट की शुरुआत। फिर उसके बाद आती है टी वेव और उसके बाद अगली बीट का इंतजार। तो ये क्यूआरएस और एसटी की एनाटमी हुई, एबनॉर्मलिटी समझते हैं। तो अगर आपका क्यूआरएस नॉर्मल है यानी कि दुबला है तो सब ठीक है। अब इसके क्यूआरएस देखो, ये क्यूआरएस नॉर्मल है, दुबले दुबले से, पतले पतले से। इसी को कंपेयर करने जाओ इन क्यूआरएस से तो ये क्यूआरएस ब्रॉड है। आप खुद भी देख सकते हो, इसको देखो और इसको देखो। अगर आपके ईसीजी के क्यूआरएस नैरो है, रेट नॉर्मल है, तो समझो कि ज्यादातर चीजें आपकी ठीक ही चल रही हैं। ये क्यूआरएस नैरो, ये क्यूआरएस ब्रॉड। ब्रॉड मतलब चौड़ा, मोटा क्यूआरएस नहीं होना चाहिए। अगर क्यूआरएस ब्रॉड है, हम आगे कुछ नहीं करेंगे, हम कहेंगे भैया आगे जाओ। हम ईसीजी में एक एक करके रूल आउट कर रहे हैं। अगर सीवियर टेकिकार्डिया है, भैया आगे जाओ। सीवियर ब्रेडिकार्डिया है, भैया भर्ती हो जाओ। खूब सारे एक्टोपिक्स आ रहे हैं, भर्ती हो जाओ। ब्रॉड क्यूआरएस है, भर्ती हो जाओ। हम पेशेंट को भगाना सीख रहे हैं। अब आप कहोगे साहब आप तो उल्टा सिखा रहे हो, पर भैया वही ठीक है। वो पेशेंट आपके क्लिनिक पे क्रैश हो जाए और आप उसको सीपीआर करो, उससे अच्छा है कि वो पेशेंट अस्पताल जाए और उसका शायद स्ट्रेप्टोकाइनेज लग जाए या कैथ लैब में पहुंच जाए। ठीक है? तो नैरो क्यूआरएस, ब्रॉड क्यूआरएस, ये सब हम वो चीजें सीख रहे हैं कि इस पेशेंट को हमको सीधे क्लिनिक से रवाना करना है। एक किसी क्लास में हम सीखेंगे कि ये चीजें लेके पेशेंट आया तो ट्रीट कैसे करना है। अभी रवाना करना सीखो, आगे चलते हैं। तो ब्रॉड क्यूआरएस, आगे जाओ। अब एसटी सेगमेंट देखेंगे। एसटी सेगमेंट होता क्या है? जैसे ये एक हार्ट बीट है, ये एक और हार्ट बीट है, इनके बीच की जो लाइन है उसको अपन कहते हैं बेस लाइन। अगर एसटी सेगमेंट इस बेस लाइन से ऊपर है तो एबनॉर्मल, इस बेस लाइन से नीचे है तो एबनॉर्मल। तो पहले ये बेस लाइन पहचानना सीख लें। ये देखो, बेस लाइन का मतलब होता है दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के बीच की जो चपटी वाली लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड एज बेस लाइन। ठीक, ये हमने पहचाननी सीख ली। ये एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये दूसरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इन दोनों के बीच की जो लाइन है दैट इज कॉल्ड एज बेस लाइन। अब आपको देखना है कि ये एसटी सेगमेंट इस बेस लाइन से ऊपर है कि नीचे है। दैट विल डिसाइड योर एसटी एलिवेशन एंड डिप्रेशन। समझते हैं? जहां से एसटी शुरू होता है उस जगह को कहते हैं जे पॉइंट। जे पॉइंट मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खत्म हुआ और एसटी सेगमेंट शुरू हुआ। ये जो नुकीला सा मोड़ आता है इसको हम कहते हैं जे पॉइंट। आमतौर पे ये जे पॉइंट इस बेस लाइन के, ये बेस लाइन क्यों है? क्योंकि ये इस क्यूआरएस और अगला जो आने वाला क्यूआरएस है उसके बीच की फ्लैट लाइन है। ये जे पॉइंट इस बेस लाइन से एक आध मिलीमीटर ऊपर नीचे हो तब तक ठीक है। अगर ये जे पॉइंट इस बेस लाइन से ज्यादा ऊपर चला गया तो एबनॉर्मल, इससे नीचे चला गया तो एबनॉर्मल। कैसा दिखेगा दिखाता हूं।
फिर से समझो, जे पॉइंट मतलब क्या, जहां क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खत्म हुआ। ये जे पॉइंट अगर बेस लाइन से ऊपर है तो हम उसे कहेंगे एसटी एलिवेशन। ये जे पॉइंट अगर बेस लाइन से नीचे है तो हम कहेंगे एसटी डिप्रेशन। ठीक, समझते हैं? जैसे अब ये इसका जे पॉइंट खासा ऊपर चला गया है, ये है एसटी एलिवेशन। ये बेस लाइन है, ये जे पॉइंट है, बेस लाइन और जे पॉइंट में अच्छा खासा फासला है। फिर ये बेस लाइन है, ये जे पॉइंट है, दोनों के बीच में अच्छा खासा फासला है, एसटी एलिवेशन। इस ईसीजी में देखो ये एसटी एलिवेशन है, एसटी एलिवेशन है, आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, कंप्यूटर को नहीं दिख रहा। कंप्यूटर कह रहा है बढ़िया है सब, ठीक है। तो एसटी एलिवेशन पहचानना आना चाहिए। ये एसटी एलिवेशन, ये एसटी एलिवेशन। और एसटी एलिवेशन जो एबनॉर्मल वाले हैं वो हमेशा कॉन्वेक्स दिखते हैं, सैड फेस जैसे। सैड फेस मतलब ये देखो, ये सैड फेस बन गया ना। अगर एसटी ऐसा है, हैप्पी फेस जैसा, तो अच्छी बात है। अगर एसटी उल्टा है, सैड फेस है, तो टेंशन की बात है। तो ये एसटी एलिवेशन है। और ध्यान से देखोगे तो सैड फेस बन रहे हैं खूब सारे। एसटी एलिवेशन विद अ सैड फेस, टेंशन की बात, पेशेंट को एमआई हो रहा है, शिफ्ट करो। एसटी डिप्रेशन देखते हैं, ये भी एसटी एलिवेशन है। ये ऐसा एसटी एलिवेशन है जो बिल्कुल कब्र के पत्थर जैसा बन जाता है, इसको कहते हैं टूम स्टोन अपीयरेंस। टूम स्टोन मतलब एसटी इतना एलिवेट हो गया कि ना क्यूआरएस दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, बस एक पत्थर जैसा दिख रहा है, इसको कहते हैं टूम स्टोन। ये मतलब सीवियर एसटी एलिवेशन है। मतलब इसको आप कहोगे कि नहीं भैया ये तो आपको बहुत ही भयानक एमआई हो गया है, जाओ भर्ती हो जाओ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर एसटी डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या, देखो इसमें जे पॉइंट और बेस लाइन सब पैरेलल है। इसकी बेस लाइन और जे पॉइंट नीचे चला गया, ये एसटी डिप्रेशन है। फिर से ये देखो, ये नॉर्मल ईसीजी, यहां एसटी एलिवेशन, यहां एसटी डिप्रेशन। कैसे देखना, ये जे पॉइंट है, जे पॉइंट बेस लाइन के नीचे डिप्रेशन, जे पॉइंट बेस लाइन के ऊपर एलिवेशन, जे पॉइंट बेस लाइन पैरेलल, सब ठीक। तो एसटी एलिवेशन, एसटी डिप्रेशन। फिर से शुरू करते हैं। रेट देखा आपने, एक्टोपिक्स देखी आपने, क्यूआरएस ब्रॉड देखा आपने, फिर आपने देखा एसटी एलिवेशन या एसटी डिप्रेशन। अगर एसटी एलिवेशन नहीं है, एसटी डिप्रेशन नहीं है, तो अच्छी बात है और आगे चलेंगे। फिर हम देखेंगे कि टी वेव कैसी है। टी वेव कौन सी होती है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हुआ, इसके बाद जो वेव आई है टी वेव हुई। ये टी वेव होनी चाहिए नॉर्मल और एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब क्या, कि अगर टी वेव के बीच में एक लकीर खींचें तो थोड़ी सी इधर ज़्यादा होनी चाहिए और इधर कम होनी चाहिए। अगर टी वेव ऐसी नहीं है और सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब क्या, इसके बीच में अगर तुम लाइन खींचोगे तो दोनों साइड बराबर की, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल इज रॉन्ग, एसिमेट्रिकल इज गुड। टी वेव शुड बी एसिमेट्रिकल। अगर टी वेव नुकीली है, ऐसी कि यहां उंगली रखो तो चुभ जाए, या ऐसी नुकीली है कि यहां उंगली रखो तो चुभ जाए, तो वो खतरनाक है। टी वेव होनी चाहिए एसिमेट्रिकल, ऐसी कि आधी आधी न बटे। ठीक, टी वेव होनी चाहिए छोटी सी, न बहुत ऊंची न बहुत नीची। अगर टी वेव लंबी और टॉल आ रही है, घबराने की बात है, हो सकता है कि इसको एमआई होने वाला हो। ये देखो, इसमें देखो, इसकी टी वेव देखो ऐसी कि यहां पे अगर उंगली रखूं तो चुभ जाए मुझे। साथ में यहां थोड़ा सा एसटी एलिवेशन भी दिख रहा है, पर ये स्माइली टाइप का एसटी एलिवेशन है, तो इसकी बहुत चिंता नहीं करूंगा मैं। पर ये जो टी वेव है, ये टी वेव एकदम से बहुत ज्यादा टॉल और सिमेट्रिकल है, ये टेंशन की बात है। ठीक, और यहां अगेन कंप्यूटर को देखो, उसको कुछ नहीं पता, उसको वो खुश है अभी भी। ठीक, तो टी वेव टॉल सिमेट्रिकल, टेंशन की बात। टी वेव उल्टी सिमेट्रिकल, फिर टेंशन की बात। उल्टी टी वेव्स और सिमेट्रिकल टी वेव, कई बार नॉर्मल कई वेव्स में टी वेव इन्वर्टेड मिलती है, पर वो ऐसी नहीं होती यूं नुकीली। अगर टी वेव बिल्कुल ऐसी गहरी गहरी आ रही है या बहुत ऊंची ऊंची आ रही है, दोनों ही स्थितियां टेंशन की है। तो टी वेव डीप इन्वर्टेड नहीं होनी चाहिए, टी वेव हाइपर एक्यूट नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो हमने इस छोटी सी क्लास में जल्दी जल्दी 4-5 चीज़ें सीखी कि यदि हमारे ईसीजी में, ओपीडी के ईसीजी में
ये सब चीज़ें दिख रही हैं, तो हमको पेशेंट को तुरंत कहना है कि भैया जल्दी से जाओ। जाने के पहले कौन सी दवाइयाँ देनी है और कौन सी जांचें भेजनी है वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, पर एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमारे पास पेशेंट आया चेस्ट पेन लेके, चेस्ट पेन घबराहट, वैसे तो हमको सिम्टम से आइडिया हो जाएगा कि ये कार्डियक है कि नॉन कार्डियक है, वो वाले लेक्चर सुन के देखना कि प्लूरल चेस्ट पेन कैसे होते हैं और कार्डियक कैसे होते हैं। फिर आपने देखा कि आपने उसका पल्स देखा, बीपी देखा, अगर उसका बीपी एकदम बहुत ही कम चल रहा है या बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, स्ट्रेस की बात है, शिफ्ट करो। फिर अगर आपके पेशेंट को मिस्ड बीट्स आ रही हैं, टेकीकार्डिया आ रहा है, आपने पल्स में देख लिया, अब आप उसका ईसीजी करके कंफर्म कर रहे हो। ईसीजी में आपने देखा रेट कैसी है, अगर रेट 3 बॉक्स से कम है यानी 150 200 ऐसी हो सकती है, भगा दो। अगर 6 बॉक्स या उससे ज़्यादा है, टेंशन की बात है, शिफ्ट करो। 40-50 का हार्ट रेट चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगली स्टेप पे जाओ। क्यूआरएस देखो, अगर क्यूआरएस बहुत ब्रॉड है, टेंशन की बात है, शिफ्ट करो। क्यूआरएस नैरो है, अगली स्टेप पे जाओ। अगली स्टेप में क्या देखोगे, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है कि डिप्रेस्ड है। एसटी सेगमेंट कैसे देखेंगे, जे पॉइंट वर्सेस बेस लाइन। अगर जे पॉइंट बेस लाइन से ऊपर है, एसटी एलिवेशन, जे पॉइंट बेस लाइन से नीचे है, एसटी डिप्रेशन। ठीक है, एसटी एलिवेटेड नहीं है, डिप्रेस्ड नहीं है। अब टी वेव देखो, टी वेव में देखो, टी वेव अगर हाइपर एक्यूट है, टेंशन की बात। अगर टी वेव डीप इन्वर्टेड है तो भी टेंशन की बात। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो यकीन मानो बहुत कम चांस है कि इसको कुछ लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है। तो रेट 3 से 5 बॉक्सेस, कोई एक्टोपिक नहीं, क्यूआरएस नैरो, एसटी नॉर्मल, टी नॉर्मल, तो आप विद इन रीजनेबल लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंस श्योर रह सकते हो कि हाँ इसको ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि ये सडनली अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप आगे का ट्रीटमेंट, आगे का लाइन सोच सकते हो। तो ये हम ओपीडी में देखा कि 20-30 सेकंड के अंदर ईसीजी सामने आया और आपको कैसे डिसाइड करना है कि इस पर एक्ट करना है कि नहीं। अगेन मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि कौन सी लीड्स में है तो इन्फीरियर और कौन सी लीड्स में है तो एंटीरो पोस्टीरियर, अभी हम उस सब में नहीं पढ़ेंगे। हम जीपी करने बैठे, हमको बस ये देखना है कि इस पेशेंट को रोकूं कि जाने दूं। जब मैं आईपीडी का ईसीजी पढ़ाऊंगा तो आईसीयू के हिसाब से पढ़ाऊंगा कि हाँ यदि इन लीड्स में आ रहा है तो ये करना है। ठीक, इसके बाद अगली स्टेप क्या होगी, आपने पेशेंट देखा, उसके ईसीजी में मान लीजिए एसटी एलिवेशन है तो उसको शिफ्ट करना है, लेकिन शिफ्ट करने के पहले उसे हमें कम से कम एक डिस्प्रिन देकर भेजना है। डिस्प्रिन कौन सी, जो सिरदर्द के लिए खाते हो, 325 mg वाली, इकोस्प्रिन नहीं, इकोस्प्रिन गोल्ड नहीं, डिस्प्रिन प्लेन को पानी में घोलना है और पिला देना है। अगर उसको चेस्ट पेन भी है और ईसीजी में इनमें से कोई चेंज आया है, यदि एसटी एलिवेटेड है, एसटी डिप्रेस्ड है, टी इन्वर्टेड है, टी हाइपर एक्यूट है, एक एस्पिरिन भी पेशेंट की जान बचा सकती है। जितनी देर में वो वहाँ पहुँचेगा कैथ लैब वाली जगह पे या बड़े सेंटर पे, यकीन मानिए आपने उसकी जान बचाने का काम किया है। इस बारे में और चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अब ये लेक्चर्स रेगुलरली आएंगे, इनका फीडबैक डिस्कशन में ज़रूर डालिएगा। मैं जानबूझ के ईसीजी में बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत डेप्थ में मैंने ईसीजी कोर्स में पढ़ाया है, उसको दोबारा 1% बेटर में रिपीट करने का पॉइंट नहीं है। ये कोर्स ऐसा है कि अपन 15-20 मिनट के लेक्चर में एक साथ काम की चीज़ें सीख लें और आगे बढ़ें। तो लेक्चर का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।